Thank you, Naveen. Good afternoon, friends. डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस जुनून जैसे जैसे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, हम लोगों का रोटरी के प्रति जुनून और बढ़ते जा रहा है. इट्स अ वंडरफुल कॉन्फ्रेंस. समाप्ति के तरफ हम लोग बढ़ते हुए कुछ ही पल बचे हैं, तो हम लोग इस बचे हुए पल के लम्हों को यादगार बनाएं और जुनून को जुनून की तरह जिएं. फ्रेंड्स, एक कहावत है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं. पर आज नारी कहीं पे भी सेफ नहीं है, चाहे वो वर्क प्लेस हो. वी नो वेरियस केसेस ऑफ सेक्स वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया. रिसेंट केस ऑफ कैलकाटा. इवन डॉक्टर्स आर नॉट सेफ, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो राह चलती नारी हो. दे आर नॉट सेफ. टुडे वी हैव विथ अस a young woman, Usha Vishwakarma ji from Lucknow. She is a founder of a Red Brigade Lucknow. This foundation raises voice against women's violence. She has formed this organization way back in 2011 with 15 women. She is doing an excellent job. Can you just play a video, introduction video of Uma Vishwakarma ji? मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रेड ब्रिगेड लखनऊ है. और इस संस्था की शुरुआत जब हुई तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई रेड ब्रिगेड बनेगी और इस तरह काम करेंगे. 2006 में मेरे साथ बलात्कार का प्रयास हुआ और जिस कारण मैं टूट गई और मुझे ठीक होने में करीबन 1.5 साल लगे. और जब मैं वहाँ से निकली तो ये महसूस हुआ कि अगर हम सुरक्षित ही नहीं हैं तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है. तो इस मुद्दे पे काम करना शुरू किया कि एक लड़की की सुरक्षा कैसे हो सकती है. तो उस समय कभी प्रोटेस्ट करना, कभी नुक्कड़ नाटक करना, कभी अवेयरनेस के कार्यक्रम करना, इस तरह का कार्यक्रम हो रहा था. और इसमें ज़्यादातर लड़कियां सर्वाइवर हैं जिसके साथ कहीं ना कहीं कोई घटना हुई है और उससे वो कैसे, जो लड़कियों के साथ, जिन लड़कियों के साथ नहीं हुई है उन लड़कियों पर ये घटना ना हो, इस कारण इस तरह की ट्रेनिंग हम लोग लड़कियों को देते हैं, जिससे ये रेड ब्रिगेड की शुरुआत हुई. सुरक्षा की जब बात आई तो कई बार ये प्रश्न आता है और कई बार लोग बातचीत में भी कहते हैं कि भारत में ही इतनी सारी घटनाएं महिलाओं पर क्यों होती है और महिलाओं पर हिंसा क्यों होती है. तो ये बहुत ही अंदर की बात है कि अगर एक औरत की बात करें और दुनिया में जहाँ भी औरत पाई जाती है उनकी ये अस्तित्व की लड़ाई हर जगह होती है. वो यहाँ पे भी है और दुनिया के हर कोने में है. जब ये प्रश्न आता है कि इसमें सरकार कितनी इन्वॉल्व है, सरकार क्या क्या उपाय कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर के, उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर के, तो निश्चित ही है उसमें प्रशासन भी आती है, सरकार भी आता है कि उसका भी जो दायित्व है, उसके जो कर्तव्य हैं वो कितना निर्वहन कर पा रही. जैसे कि हमारा कानून वो सही तरीके से काम नहीं करता है. उतना टाइम लगाता है कि अगर एक लड़की के साथ कोई घटना होती है तो वो केस लड़ते लड़ते कई बार वो मर जाती है. कई बार होता है कि वो इतना थक जाती है कि केस को बीच में ही छोड़ देती है. अपने ऊपर जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के बोलना चाह रही है, लेकिन ये ढांचा ऐसा बनाया गया है सरकारी कि उसमें वो फंस के रह जाती है और थक के रह जाती है. इस कारण भी वो नहीं बोल पाती है. तो सरकार भी काफ़ी हद तक इसकी कारण है कि जो इस तरह की घटना हो रही है उस पर जोर सही प्रकार से नहीं दे रही है. कई बार प्रश्न आता है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे किसी लड़की के साथ जो बलात्कार घटना होती है वो हो, या किसी लड़की को मार दिया जाए, तो वो क्या कभी रुकेगा? निश्चित ही रुकेगा अगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, लेकिन Paresh Chaudhary is a I apologize, Usha ji,
आई थिंक आई हैव यूज्ड उमा, उमा और उषा में कोई फ़र्क नहीं है, और शेक्सपियर हैज सेड देयर इज़ नथिंग इन नेम। तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो रियली काबिल तारीफ़ है, और रोटरी आपके इस मुहिम में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। नाउ मे आई रिक्वेस्ट रोटेरियन संगीता शर्मा फ्रॉम कोडरमा टू प्लीज escort her to the dais. And friends, give her a big round of applause because इनका संगठन जो वायलेंस के अगेंस्ट में काम कर रहा है और ये रिहेबिलिट भी करती हैं, उनके लिए इनका जोरदार तालियों से एक स्वागत किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोटरी परिवार का दोबारा से धन्यवाद। एक बार कोलकाता में मुझे मौका दिया और आज बेंगलोर में हूँ, तो आप सभी का, स्पेशली नवीन सर का, संगीता जी का और कोलकाता के सभी साथियों का धन्यवाद। तो सारी बातें तो वीडियो ने ही कह दी है, जैसे सामने सर एआई की बात बता रहे थे। तो यहाँ तक आने का जो सफ़र रहा बहुत मुश्किल है कि एक लड़की गांव में रहती है, उसका परिवार बिखर जाता है, मजदूरी के कारण पिता निकल जाते हैं और वो भी आ जाती है शहर में। गांव से ही हिंसा का शिकार होती है, माँ भी कई बार अपने आप को बचाती हैं। और मैं जब शहर आती हूँ तो इंटर तक की पढ़ाई बिना किताब के पढ़ती हूँ और उसके बाद कुछ कोचिंग लेकर के फ़ीस जमा करती हूँ। और ये एक बात समझ में आती है कि हमारे साथ अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो जिनके पास घर नहीं है, जो शेल्टर होम में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में लड़कियां रहती हैं, उनकी सुरक्षा क्या, उनकी शिक्षा का क्या काम। तो हमने शिक्षा से शुरुआत की 2005 से। 2005 से जब शुरू किया तो 13 बच्चों से शुरू किया और एक महीने में 250 बच्चे हो गए पढ़ने के लिए। वो सेंटर ही था, एक साथी आया पढ़ाने के लिए कि मदद करना चाहता हूँ। वो मदद थी या निगाहें थी मुझ पे। हम उसके साथ जाते हैं, कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं, तो ये हुआ कि वो लड़का अपने घर पे फॉर्म भूल गया है और मैं जाती हूँ उसके साथ उसके घर पे लेने। दरवाज़ा बंद कर लेता है क्योंकि मैं पानी की तरफ बढ़ती हूँ पीने के लिए। तो भी लगता है कि अपना ही साथी तो है, कोई बात नहीं। फिर जब मैं पानी पीती हूँ तो अचानक से एक ग्रैप आता है पीछे, वो मुझे पकड़ लेता है। तभी मुझे लगता है कि ठीक है, साथी ही तो है, मजाक कर रहा है। लेकिन जब वो स्क्रैच करता है और मुझे नोचता है, ज़बरदस्ती करता है। हम बहुत आसान से बोल देते हैं कि जब एक लड़की का बलात्कार होता है तो टीवी में देखते हैं, आजकल हम नेट पे देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ लेते हैं। लेकिन जब एक लड़की के साथ घटना होती है तो वो उस दर्द को वही फील कर पाती है। जब वो घटना होती है उसके साथ तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, वो सांस भी उस समय नहीं ले सकती है। लेकिन ये सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो सांस ले रही है या मर जा रही है। वो अपनी हवस मिटाने में पूरा आतुर रहता है। मेरी भी कहानी ऐसी ही है। जब ये घटना हो रही थी, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बच नहीं पा रही थी। हमारे वहाँ बोला जाता है लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, लेकिन शायद अगर मैंने उस दिन जीन्स ना पहनी होती तो शायद अपने आप को नहीं बचा पाती, क्योंकि जीन्स पहनी थी, बेल्ट लगाई थी और वो मेरा जीन्स फाड़ने की बार बार कोशिश कर रहा था और मैं उसी झटके में नीचे गिरती हूँ और एक लात लगाती हूँ और एक स्लैप देती हूँ और भाग निकलती हूँ। बच तो जाती हूँ, लेकिन क्योंकि बचपन से वो टॉर्चर सहते सहते टूट जाती हूँ। लगता है कि सब खत्म हो गया है और मैं 1.5 साल ट्रॉमा में मुझे लगता है। मेरा सफ़र पागल खाने तक भी रहा है और
जब मैं ठीक हुई, क्योंकि डॉक्टर अच्छे मिल गए थे, तो उन्होंने कहा इस बच्ची को कुछ हुआ नहीं है, इसके साथ कोई घटना हुई है और वो उसको बता नहीं पा रही है। तो परिवार और दोस्त पूछते हैं, मैं बताती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों में करते करते 1 साल 1.5 साल लग जाता है। और 1.5 साल के बाद जब मैं ठीक होती हूँ तो एक बात समझ में आती है कि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां अगर सुरक्षित नहीं है, तो हमारी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है तो हम उस शिक्षा को लेकर के क्या करेंगे। जब हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं, जब हम अपने भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो उस शिक्षा का लेने का क्या मतलब है। तो इस मुद्दे पे काम करना शुरू किया। सफ़र आसान नहीं था। जब इस पे काम करना शुरू किया तो बहुत सारे कमेंट आ गए कि अब लड़कियां बाहर जाएंगी। हमारा एरिया क्योंकि हमें बाहर जाने का अलाउ नहीं करता था। जब ये शुरू कर रहे थे तो कोई नाम नहीं था, ये रेड ब्रिगेड नाम नहीं पड़ा था। हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे और हम अपने ही समाज से मुद्दे को उठाते थे और नाटक करते थे। हम 15 लड़कियों ने शुरुआत की थी इसकी। तो हमारी लड़कियों ने कहा कि दीदी हमारा कोई ड्रेस कोड तो है नहीं, अलग अलग कपड़े पहन के जाते हैं और नाटक करते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने कुछ साथियों से सहयोग मांगा और उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये था कुर्ता पजामा ही पहनना है, तो कलर कौन सा हो। तो ये हुआ कि लड़कियों ने फिर तय किया लाल और काला, लाल कुर्ता, काली सलवार और काला दुपट्टा। फिर पूछा गया क्यों, तो लाल मीन्स खतरा और संघर्ष। हम लड़कियां संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें विरोध करना भी आना चाहिए। काले का मतलब विरोध। तो ये ड्रेस कोड हमारी बन गई। तो जब हम इसको पहन के निकलने लगे, उस पर भी लोगों को सुकून नहीं। ओहो तितलियां जा रही हैं, लाल परियां जा रही हैं, तो किसी ने कहा उड़ाका दल जा रहा है। तो उसमें से एक ग्रुप ने कहा क्या बात है, पावरफुल रेड ब्रिगेड जा रही है। लड़कियों ने कहा बस आज से यही हमारा नाम है और काफ़ी सूट करता है। तो हमारा नाम पड़ गया रेड ब्रिगेड। रेड ब्रिगेड काम तो कर ही रहा था, लेकिन इसकी पहचान निर्भया के समय हुई। क्योंकि निर्भया के साथ जो घटना हुई, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया उसके लिए मतलब बेचैन हो गई थी, परेशान हो गई थी। और हम 15 लड़कियां सड़कों पे थे, क्योंकि वो 15 लड़कियां अपने आप को रिलेट कर पा रही थी उस दर्द से, उस घटना से। हम 3 महीने सड़कों पे थे। दिसंबर की घटना है, हम लोग मार्च तक सड़कों पे थे। सुबह 8 बजे जाते थे, रात में 11 बजे रात में आते थे। कई बार हम घरों में मार भी खाते थे पेरेंट्स से। ये रेड ब्रिगेड तो बन गई, लेकिन काम कैसे करें। तो हम लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मुद्दों को लेकर के काम करते हैं। तो हम 11 लड़कियों को जो शिक्षा नहीं पा रही थी उनको हम सपोर्ट करते थे, तो उनके लिए एक वैन लगवा दिए थे। अब क्योंकि वैन तो एक ही जगह आएगी, बच्चों को लेगी और फिर वहीं पे छोड़ेगी। तो वहाँ जब लड़कियाँ खड़ी होती थी, तो क्योंकि आप झारखंड और बिहार से ज़्यादा लोग हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो भाभी शब्द बड़ा पॉपुलर है। तो वहाँ से कुछ लड़के हमारी लड़कियों को भाभी आ गई, भाभी बड़ी सेक्सी हैं, भाभी बड़ी सुंदर हैं, भाभी भैया से बात क्यों नहीं करती हैं। वो लगातार 1 महीने परेशान करते रहे लड़के। हम पुलिस में भी कंप्लेन किए, कुछ लड़कों के घर भी गए, लेकिन जब हम उनके घर गए तो कुछ लोगों ने कहा तुम खुद ही कॉल गर्ल हो, लड़कों को रिझाती हो और उन्हें बुलाती हो। हम तंग आ गए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़कियों ने कहा आज अगर ये मिल गया तो आज हम ही निपट लेंगे, थक गए हैं अब। फिर वही दिन आया, शाम के 5 बजे वैन रुकी, जैसे लड़कियां निकलती हैं वो भाभी जी आ गई। लड़कियों ने दौड़ाया, पकड़ा, सब तो भाग गए, जो भाभी के पति बनते थे वही पकड़ में आए। और लड़कियों ने खूब कूटा, लातन घूसन जूतन चप्पल जो आया वो समझ में कूटा। और जैसे शव ले जाते हैं, हमारे यहाँ एक रामलीला मैदान है, उसमें उठा के डाल आई, कहीं जो तुमको करना है कर लो, बस अब नहीं। लड़कियां आई हमारे पास, बोली कि आज फलाने को हमने बहुत मारा। तुमने कहा ठीक किया। तब तक उनके पिताजी बहुत आंख लाल पीली करके आ गए, कैसे मारा इनको। तो मैंने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं।
बोला एक ही तो है। तो हमने कहा नहीं नहीं, दूसरा बेटा भी होगा आपका, क्योंकि ये आपकी बहू है। तो भाई जब आपकी ये बहू है तो इसको घर में ले जाइए, इज्जत से रखिए। वो भाभी कहे, भैया कहे, प्रेम कहे, उससे क्या मतलब हमको। ये 1 महीने से भाभी भाभी कह के बेचैन हुआ है, तो दूसरा बेटा तो होगा ना आपका। तो खैर उन्होंने माफ़ी मांगी। हमने कहा आपके घर भी गए थे, आपकी पत्नी ने वापस कर दिया। खैर दोबारा से उसको लात घूंसे मिली, वापस गया। ये जो पहला स्टेप था, लड़कियों का साहस बढ़ा दिया। उस दिन के बाद लड़कियों, जो हमारे साथ लड़कियां जुड़ी थी, उन्होंने पीछे नहीं देखा। ये जब ये शुरुआत हुई तो ये हमारे अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। हमें उस एरिया से अपने आप को बचाना था। लेकिन ये समाज ने, सोशल मीडिया ने कब ये समाज का और देश का जिम्मेदारी हम लोगों को दे दी, हम लोगों को पता ही नहीं चला। निर्भया केस के बाद 45 कंट्रियों ने हम लोगों पे डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू किया। इंग्लैंड, अमेरिका, कोई भी आप देश का नाम ले लीजिए, शायद दुनिया की कोई ऐसी मीडिया नहीं बची है जिसने रेड ब्रिगेड को कवर ना किया हो। इंडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे रेड ब्रिगेड प्रेजेंट नहीं हुआ है। 2014 में रेड ब्रिगेड को कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया गया, सावधान इंडिया में उसको बुलाया गया, राष्ट्रपति अवार्ड, मुख्यमंत्री जी के 2 बार अवार्ड, हर मंच पे रेड ब्रिगेड को सम्मान मिला और रेड ब्रिगेड का साहस बढ़ा। लेकिन रेड ब्रिगेड को चैन नहीं आ रहा था, वो संतुष्टि जो मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, क्योंकि हम लोगों ने लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाना शुरू किया। क्योंकि सब चीज़ ठीक है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी एक लड़की, एक औरत को डर लगता है अकेले जाने में। उसका पति, उसका पिता, उसका प्रेमी, उसका भाई उसके साथ जाता है। रात होते ही हम कितने भी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन दिमाग में घंटी बजने लगती है, रात हो गई। तो वो डर कैसे निकले? तो 5 देशों से हम लोगों ने ट्रेनिंग ली। जो इंडिया से मैंने मार्शल आर्ट किया था, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। जब हमने ये ट्रेनिंग ली, आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। तो 25 सर्वाइवर को हम लोगों ने सोचा कि ये ट्रेनिंग दें। जब हम उन सर्वाइवरों को ट्रेनिंग दे रहे थे तो वहाँ हम फेल हो गए, हमारी बेइज्जती हो गई। उन महिलाओं ने, उन लड़कियों ने कहा जो आप मुझे ट्रेनिंग दे रही हैं, ऐसा तो हमारे साथ हुआ ही नहीं था, क्योंकि आप मुझे नी, कुक, पंच, किक, थ्रो बता रही हो। लेकिन हमारे साथ जब घटना हुई तो हम बिल्कुल क्लोज थे। हमें अचानक से पकड़ा गया, हमें अचानक से घसीटा गया, अचानक से हमारा किडनैप किया गया, अचानक से मुझे ढकेला गया, अचानक से मेरे कपड़े फाड़े गए। उस समय जो आप किक और थ्रो बता रही हो, हमारे पास वो मौका नहीं था। बात तो सही कह रही थी, उसको मैंने भी रिलेट किया। अब उस जगह तो फेल हो गए और बेइज्जती भी महसूस हो रही थी कि तो फिर क्या करें। तो उन महिलाओं ने कहा कि हम तो नहीं बच पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि हमारे साथ कैसे कैसे घटना हुई थी। वो हम एक स्टेप बताना चाहते हैं जब मुझे रौंदा गया था। एक सर्वाइवर के लिए वो बातें रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर हम उसी दौर में चले जाते हैं। तो खैर उन महिलाओं ने बात करना शुरू किया और हमने उस पर काम करना शुरू किया। तो हमने 15 से 20 टेक्निक निकाली, जिसका नाम रखा निशस्त्र कला। आज पूरे देश में हमने 2.5 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दी है पूरे देश में। और ये कला ऐसी है कि 5 से 10 सेकंड में एक लड़की अपने आप को कैसे बचा सकती है बिना ताकत के, वो हम सिखाते हैं। और चैलेंज करते हैं, अगर हमारी एक ट्रेनर लड़की है तो 2 पुरुष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वो चीड़ फाड़ करके अलग कर देगी उनको। ये हमारा प्रैक्टिकल है। जब हम 3 दिनों की ट्रेनिंग देते हैं तो 2 दिन की ट्रेनिंग होती है और तीसरे दिन हम लड़कियों का एग्ज़ाम लेते हैं, प्रैक्टिकल। हमारे 2 लड़के होते हैं जो सिर्फ मार खाने के लिए होते हैं। वो लड़के जाते हैं, उस लड़की को छेड़ते हैं, उसी पोजीशन पे छेड़ते हैं, और हमने जो सिखाया है वो लड़की उसी समय मारती है और अपने आप को बचाती है।
तब उसको हम कहते हैं तुम पास हो। तो ये जर्नी यहाँ तक तो आ गई, लेकिन उससे भी मन भर नहीं रहा था कि अभी कुछ कम है, कुछ खाली है। फिर ये एक बात समझ में आई कि ये सब कुछ होने के बाद भी हम भाई कब तक विलाप करते रहेंगे, अबला है, बेचारी है, इससे काम नहीं चलेगा। अपनी आत्मरक्षा खुद करनी होगी और निर्णय भी हमारा ही होना चाहिए। आज बहुत सी महिलाओं को हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर्स भी हमारे पास आती हैं मार खा के, मेकअप लगा के कि वो चोट छुपी रहे, क्योंकि वो जो निर्णय लेने की क्षमता है कि मेरा अपना डिसीजन कैसे हो, वो बात समझ में नहीं आ रही है। तो वो एक औरत के अंदर कैसे आए, तो उसको लेकर के हम लोगों ने करीबन 1000 सेमिनार्स किए हैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश के आसपास स्टेट में। और इसके साथ साथ ये समझ में आया कि अगर हम डिसीजन लेने पर बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली महिलाओं को, आज हम बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे हैं, हमारी एक प्रॉब्लम है, अच्छाई है, वो आप समझिए कि हम अपने जॉब, अपने बच्चे और परिवार तक ही रह जाते हैं। हमारा सपना होता है कि हमारी पढ़ाई हो जाए, एक अच्छी जॉब हो जाए, एक अच्छा सा पति हो जाए, 2 बच्चे हो जाए, ठीक है, 2-4 गाड़ियाँ हो जाए, ठीक है। लेकिन हम राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते हैं। राष्ट्र के लिए भी हमारी भूमिका होनी चाहिए, हमारे कर्तव्य होने चाहिए। भाई आदमियों ने थोड़ी ना ठेका रखा है कि वो देश वही बचाएंगे, देश के कर्तव्य वही निभाएंगे। हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है। अब आएगा कहाँ से? क्योंकि जो हमने पढ़ाई की है उसमें हमारा इतिहास तो पता ही नहीं हमें, या पता है तो बहुत कम है, या पता है तो उसमें इतिहास में हम कमज़ोर दिखाए जाते हैं। तो एक औरत का क्या इतिहास है? अगर हम बहुत पास की बात करें तो 1857 से लेकर 1947 तक हमारी क्या भूमिका रही है? हमने ये देश आज़ाद करवाया है या नहीं करवाया, हमारी भी भूमिका है या फिर हमारे पुरुष साथियों की है? लेकिन जब हम उनकी बात करते हैं तो एक नाम नजर आता है, वो क्या है? वो कौन सा नाम है? अगर महिला का नाम ले तो हम 2.5 लाख लोगों से यही नाम सुने हैं। तो क्या जब देश आज़ाद हुआ तो वही एक महिला थी, या और भी नाम है? लेकिन वो मिस क्यों हो गए? इतिहास उनको क्यों नहीं लिखा? उनको क्यों नहीं जानता? उसमें अजीज़न भी हैं, उसमें उदा भी हैं, उसमें सरोजनी भी हैं, ऐसे हज़ारों महिलाएं हैं। भाई अगर हम नमक आंदोलन की बात करें तो सबको याद होगा 1 लाख लोग जेल में गए थे, क्योंकि बिहार के लोग हैं यहाँ तो उनसे बेहतर आंदोलन कोई नहीं जानता है। तो जब 1 लाख लोग उसमें गए तो उसमें 17,000 महिलाएं थी, ये हमें नहीं बताया जाता है। और उस आंदोलन की जो लीडिंग पोजीशन ले रही थी वो सरोजनी नायडू ले रही थी, ये नहीं बताया जाता है। तो हम सोच सकते हैं कि जब हम 17,000 महिलाएं जेल में थे तो सड़कों पे कितने होंगे। जब 1857 की जंग लड़ी जा रही थी तो वो हम लोगों ने जब रिसर्च किया तो वो लीडिंग पोजीशन हर जगह लेने वाली महिला है। हमारे लखनऊ में बेगम हजरत महल है, कानपुर में आए तो अजीज़न है, जालौन में जाएं तो मोती बाई हैं। वो हर जगह आप देखिए तो एक स्त्री ही लोहा ले रही थी। लेकिन ये इतिहास मिटाया जा रहा है। तो आज कैसे मान ले कि हम ताकतवर हैं? भाई हमें अगर बताया जाए कि मेरे पिता जो हैं अच्छे आदमी नहीं थे और मैं इतने साहस के साथ बोल रही हूँ, तो किसी ने पीछे से फुसुर फुसुर किया तो मेरा साहस डाउन हो जाएगा। लेकिन पीछे अगर किसी ने बोल दिया कि मेरी माँ बड़ी स्ट्रांग है तो और भी मेरा साहस बढ़ जाएगा, मैं बात करने लगूंगी। आज हम कहते हैं कि लड़कियों को स्ट्रांग बनना चाहिए। अगर मेरी माँ मार खा रही है और कह रही है कि तू स्ट्रांग बन, क्या मैं बन पाऊंगी? लेकिन मेरी माँ अगर स्ट्रांग है, बिल्कुल मोहल्ले में दबंग है, तो शायद मुझे मेरे परिवार को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि तू स्ट्रांग बन, ऑलरेडी मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी। तो ये समाज में हम औरतों की भूमिका कैसे हो, जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से सेल्फ इमेज तक
बात बने, वो बात समझ में आए, वो बात आगे कैसे बढ़े। मेरा आर्थिक स्वावलंबन के साथ साहस और आत्मविश्वास कैसे बढ़े, सम्मान के साथ उसको लेकर के। इसके साथ साथ क्योंकि इस देश में 1/3 का रिजर्वेशन की पूरी चर्चा हो रही है, तो क्या जब 33% आरक्षण आ रहा है तो हम उसके लिए तैयार हैं, या सिर्फ प्रधानपति के तरह ही हम पैपेट बन के रह जाएंगे। प्रधान तो मैं होंगी, लेकिन प्रधान जाना किसको जाएगा, मेरे पति को। तो हम मांग तो कर रहे हैं कि हमको 33% आरक्षण मिले और वो आ भी जाएगा। तो क्या इस देश की औरतें उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, या हम आसानी से बोल देते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। लेकिन लड़कों में ये बड़ी काबिलियत भर भर के भरी हुई है कि वो कैसे भी हो, लेकिन राजनीति की अगर बात हो तो कान खड़े हो जाते हैं। जंघिया पहन के 2 घंटे का चर्चा हो जाता है बाहर। तो वो चेतना हम महिलाओं में कैसे आए कि जो निर्णय मेरा है वो मेरा ही होगा। हम जीवन 2 प्रकार के ही जीते हैं, जिसमें से एक ज़्यादा जीते हैं हम औरतें। एक पहला जो जीवन जीते हैं हम पूरे जीवन भर, मायके में है तो माँ मैं ये कर लूँ, पिता मैं ये कर लूँ, छोटा भाई भी आँख दिखाता है हमको। छोटा भाई भी तय करता है कि मैं कहाँ जाऊँगी। ससुराल में गई तो सुनिए जी, मैं यहाँ चली जाऊँ, माँ की मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन पति ने नहीं कहा कि तुमको मैके जाना है तो वो नहीं जाएगी। बाई चांस अगर पति की डेथ हो जाती है तो जिसको मैंने पैदा किया, जिसको सींचा, जिसको बनाया, उससे भी मुझे परमिशन लेनी पड़ती है एक एक काम के लिए। ये हमारा जीवन ज़्यादा गुजरता है। दूसरा जीवन, हर जगह मैं ये बोलती हूँ, मैं ये करने जा रही हूँ। सुनिए जी, मैंने आज ये तय किया है, करने जा रही हूँ। माँ मैंने ये तय किया, करने जा रही हूँ। तो वो जीवन आपको क्या लगता है, इस देश की लड़कियों को क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है, उस पे तय करना होगा। हम आत्मरक्षा सिखाते हैं निशस्त्र कला के नाम से, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य होता है, क्योंकि मारपीट तो एक छोटी बात है, उसको आप तुरंत सीख जाएंगे, लेकिन जो ये आत्मसम्मान और अपनी ताकत की बात है, वो उसके लिए समय लगता है। उसके लिए हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि हम 2.5 लाख तक ही पहुंच पाए हैं, हमारी जितनी क्षमता है, हम मिशन 1 मिलियन चला रहे हैं कि लखनऊ को हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं कि लखनऊ में हर एक लड़की को आत्मरक्षा आती हो। लोग देखने आए कि यहाँ की लड़कियाँ बिल्कुल मतलब साहस से लबरेज हैं। ऐसा ही हम पूरे देश को चाहते हैं। यहाँ आने का उद्देश्य कि आप सबसे मिल पाएँ, हम अपनी बात कह पाएँ कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें लड़कियों के साथ अगर उनका साहस, उनका आत्मविश्वास नहीं जुड़ता है तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हम दोनों को साथ आना पड़ेगा। इसको लेकर के हमने बहुत सारे प्रोग्राम तय किए हैं। जो अभी हमने एक कॉल ली है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को मैं बता दूं, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। शायद ही पता हो राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन होता है, क्योंकि हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन क्या हुआ था, हम महिलाएं कैसे कनेक्ट करें, नहीं पता। कुछ देश ने तय किया, आज से हमारा दिन है, शुरू कर दिया। लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को होता है। बहुत पहले ये तय किया गया था, लेकिन मनाया नहीं जाता है। वो राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के दिन ही पूरा हुआ था, कि ये तय हुआ था कि इनके जन्म दिवस के दिन मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हम सरोजिनी जी को बहुत कम जानते हैं कि वो एक कवित्री थी, अंग्रेजी में पोएम लिखती थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। लेकिन क्या हमें पता है कि उनकी लेगेसी ख़त्म हो गई है, उनका वंश ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनके चारों बेटियों ने भी इस देश के लिए अपना जीवन त्याग दिया, ये नहीं पता। तो हम लोग 13 फरवरी को सबसे पहले उनके घर जाके 2018 में ये मनाया, और तब से हम लोग पूरे देश में ये चाहते हैं कि
ऐसी पर्सनालिटी को लोग जाने, क्योंकि उससे हम रिलेट करते हैं। 13 फरवरी 2025 को हमने एक कॉल ली है कि हम 1000 लीडर तैयार कर रहे हैं देश में, और वो लड़कियां 13 फरवरी को 1000 इकट्ठा होंगी, और हम कैसे अपना निर्णय ले सकते हैं, इस देश में हमारी क्या भूमिका है, हमारी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, वो सब वीरांगना वाहिनी का सम्मेलन स्थापना दिवस मना रही हैं। क्योंकि जो हमने वीरांगना वाहिनी का जो संगठन बनाया है, वो सिर्फ औरतों और किशोरियों के लीडरशिप को लेकर के होगा कि हर एक लड़की कहे मैं हूँ वीरांगना, मैं वीरांगना के देश से आती हूँ, मेरी भूमिका इस देश में है। तो उसके लिए ये कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं। तो आशा है और विश्वास भी है आप सबके लिए कि इस पूरे कार्यक्रम में आप हमारा सहयोग करेंगे, और हम चाहेंगे, आप सबका स्वागत है कि 13 फरवरी को आप लोग आएँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजन व्यर्थ है, व्यर्थ वहां सब दान। मैम, आपको जो है यूपी गवर्नमेंट के तरफ से रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड के लिए भी नवाजा गया था। इसके लिए एक जोरदार तालियां। आप सचमुच में रानी लक्ष्मीबाई की तरह नारी उत्थान और नारी शक्ति के लिए जो काम कर रही हैं, हम लोग तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। और अब मैं नीति झुंझुनवाला, रोटेरियन नीति झुंझुनवाला और रोटेरियन रीता अग्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर आए और दोनों मिलकर उषा जी का सम्मान करें। जोरदार ताली उषा जी के लिए। और अब मैं